हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोग टाइप ऑफ सिमेट्रीज तक पहुंच गए थे और एलिमेंट ऑफ सिमेट्रीज की हम लोग बात कर रहे थे। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की जो हम बात कर रहे थे उसमें तीन तरीके की मैंने आपको बताई थी। नंबर पहली जो मैंने आपको बताई थी वो थी प्लेन ऑफ सिमेट्री। जिसको कि हम लोग पीओएस कहते हैं। क्या चीज होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, समझिए। इट इज द imaginary plane which when passes through the molecule divides it into two equal halves। कहने का मतलब कोई भी मॉलिक्यूल में एक ऐसा प्लेन आप खींचिए जो उस मॉलिक्यूल को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर, तो उसे प्लेन ऑफ सिमेट्री कहें। देखो ध्यान ध्यान से। जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये बेंजीन। अब इसमें आप कोई भी प्लेन खींचिए। जैसे मैंने एक प्लेन यहां से खींचा, क्या ये इस मॉलिक्यूल को दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है? हाँ। तो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? ये पीओएस कहलाएगी। इसी तरीके से मैं ये वाली लाइन खींचा, क्या ये लाइन इस मॉलिक्यूल को दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही है? हाँ, डिवाइड कर रही है। तो ये वाली लाइन भी पीओएस कहलाएगी। इसी तरीके से यहां से खींच, क्या ये भी डिवाइड कर रही है? हाँ। तो ये वाली लाइन भी क्या कहलाएगी? पीओएस। इसी तरीके से इसमें देख, अब इसमें हम लोग क्या काम करते हैं? पीओएस खींचने की कोशिश करते हैं। क्या हमको पीओएस मिलेगी? ध्यान दीजिएगा, ये यहां से दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है क्या मॉलिक्यूल? ये भी क्या है? पीओएस। मान लीजिए ऊपर लगा हुआ है CH3, नीचे लगा हुआ है OH। इधर भी मान लीजिए ऊपर लगा हुआ है CH3, नीचे लगा हुआ है OH। अब क्या हो रहा है? यहां से मॉलिक्यूल दो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड। यस सर। ये एक पीओएस बन। अच्छा, और कोई भी पीओएस बन सकती है इसमें? हाँ, एक पीओएस और बन सकती है, मैं नीचे बना के दिखा रहा हूं, ध्यान दो भाई। आपका मॉलिक्यूल ये था, आपका मॉलिक्यूल ये था। CH3OH, यहां पर भी CH3OH, ये मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में अगर मैं
इस तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालना। जैसे देखो, प्लेन निकालना, कोई लाइन थोड़ा खींचनी, प्लेन निकालना। तो प्लेन कैसे निकालेंगे, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक के मॉलिक्यूल को दो बराबर बराबर पार्ट में बीच से काट, समझ रहे हो, बीच से काट दोगे तो ये भी क्या है आपका पीओएस। अब बीच से काट दोगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ध्यान से देखिए, एकदम खड़ा खड़ा बीच से हमने काट दिया, तो खड़ा खड़ा अगर हमने बीच से काट दिया तो क्या होगा, ये CH3 जो होगा ये आधा आगे की तरफ चला जाएगा, आधा पीछे की तरफ चला जाएगा। ये जो OH होगा ये भी आधा आगे की तरफ आ जाएगा, आधा पीछे की तरफ आ जाएगा। और ये वाला जो शेप है ये ट्रायंगुलर पार्ट्स में दो बराबर बराबर पार्ट्स में कट जाएगा। आपने ऊपर से नीचे की तरफ काटा तो यहां पर भी इसमें पीओएस प्रेजेंट। अच्छा, अगर मैं यहां पर ऐसे कह दूं कि ये CH3 है और ये OH और ये ट्रांस ले लूं, मतलब ये OH ले लूं और ये CH3 ले लूं, तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मुझे दिखाई देगी? नो तो पहली सर। बात तो ये देखिए कि जो ये वाला प्लेन था, ये वाला प्लेन तो नहीं दिखाई देगा। क्यों? अगर आप इधर से काटोगे तो इधर ऊपर CH3 और नीचे OH है, और इस वाले में नीचे CH3 और ऊपर OH है, तो बीच से तो नहीं काटा जा सकता। फिर कैसे काटा जा सकता है? वही लेटरल, ऐसे। समझ बात आ रही है नहीं आ रही? खड़ा खड़ा बिल्कुल लेटरल ऊपर से काट दीजिए तो ये आधा, ये CH3 भी आधा कट जाएगा, ये OH भी आधा कट जाएगा, आधा OH आगे की तरफ आधा पीछे की तरफ, आधा OH इधर भी आगे की तरफ आधा पीछे की तरफ। तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ये दोनों आधे आधे पार्ट्स में जो है ये OH और CH3 भी कट जाएंगे आधे आधे पार्ट्स में। तो यहां पर भी क्या पाई जा रही है इसमें बेटा, तो POS सिमेट्री समझ में आ गई होगी। सिमेट्री किसको कह रहे हैं? सिमेट्री का यस मतलब सर। है दो बराबर बराबर पार्ट्स में कट। अच्छा, नंबर सेकंड COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री? इट इज द imaginary point inside the molecule in such a way position that any line drawn from a group to that point and then further extended to same distance meets the same group। अब इस चीज को समझना बहुत जरूरी है बेटे, अब इस चीज को समझिए। मान लीजिए ये फॉर्म, यहां पर मैं इस मॉलिक्यूल के बीच में कहीं पर एक पॉइंट बनाऊं। अब इस पॉइंट पर किसी भी ग्रुप से एक लाइन डालू
तो मैं CH3 से एक लाइन इस ग्रुप पे डाल, इस पॉइंट पे डाल। अगर इस पॉइंट से, ये पॉइंट मैंने बनाया है, इस पॉइंट से इतनी ही दूरी आगे भी लाइन डाली, इतनी ही दूरी आगे लाइन डाली, तो क्या दोनों ग्रुप सेम है? हाँ, दोनों ग्रुप सेम मैच कर रहे हैं। तो इसको मैं क्या कहूंगा बेटे? सेंटर ऑफ सिमेट्री। इधर से भी देखो, हाइड्रोजन से एक लाइन मैंने इस पॉइंट तक डाली और उसके बाद इस पॉइंट से वापस दोबारा हाइड्रोजन तक डाली, तो क्या दोनों ग्रुप सेम मैच कर रहे हैं इस पॉइंट से? हाँ, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? CO। क्या बेटा आप लोगों को COS समझ में आई? यस सर। ठीक, एक और देखिए एग्जाम्पल। यहाँ पे है COOH, यहाँ पर H, यहाँ पर है COOH, यहाँ पर H, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर H है और यहाँ पर CH3। अब यहाँ पर मैं क्या काम कर रहा हूं? यहाँ पर मैं एक लाइन, एक पॉइंट लगाऊं। तो चलो, मैंने यहाँ बीच में एक पॉइंट लगाया, मॉलिक्यूल के बीच में होना चाहिए पॉइंट। अब किसी भी एक ग्रुप से, मान चलिए COS से मैं इस ग्रुप, इस पॉइंट तक एक लाइन डाल और इस पॉइंट से दोबारा इतनी ही दूरी आगे लाइन खिसकाता हूं, तो क्या COH मिल जाता है? हाँ, मिल जाए। इसी तरीके से मैं CH3 से एक लाइन इस पॉइंट तक डाल दूं, फिर इतनी ही दूरी इस लाइन को और आगे बढ़ाता, तो क्या CH3 सेम ग्रुप मिल जाते हैं? मिल जाते। तो ये वाला पॉइंट भी क्या कहलाएगा बेटा? COS। तो सिमेट्री का मतलब समझ में आ रहा है? जहां सेम मैचिंग दिखाई दे वही आपको यस सर। सिमेट्री कहलाएगा। और थर्ड पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ना था, वो थर्ड पॉइंट है AOS। एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या कह रही है एक्सिस ऑफ सिमेट्री? इट इज द imaginary axis through which if a molecule is rotated through an angle of theta, it gives same appearance 360 by theta times. Then it is known as AOS। अब इस लाइन का मतलब समझो, क्या कहना चाहता है? देखो देखो, मान लो यहां एक ग्रुप लगा है CH3, नीचे H लगा है, यहां पर भी एक ग्रुप लगा है CH3, नीचे H लगा है, यहां पर भी एक ग्रुप लगा है CH3, नीचे H लगा है। कुछ नहीं लगा मतलब हाइड्रोजन लगा। अब हम क्या काम करें कि यहां पर एक एक्सिस बना, मैं मानता हूं कि इस पॉइंट से मैंने एक एक्सिस इस तरीके से बनाई,
एक्सिस समझ रहे हो? यस सर। इस एक्सिस पर मैंने इस मॉलिक्यूल को 120 डिग्री घुमाया। थीटा कितना है? 120 डिग्री। 120। तो 120 डिग्री घुमाने पर 360 बाई थीटा का मतलब हो गया 3। इसका मतलब मुझे 3 बार सेम तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। इसको कहेंगे 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या 3 बार मिलेगा? देखो जरा ध्यान से। पहली बार इस एक्सिस को मैं सामने से देखूंगा तो मुझे ये CH3 ग्रुप मिलेगा। फिर मैं 120 घुमाऊंगा तो जरा क्या देखो, ये 120 का एंगल बना रहा है क्या घुमाने पर तीनों जगह से? ध्यान से देखिए। यस सर। क्या ये एंगल 120 का है? हाँ 120 का है। क्या ये एंगल भी 120 का है? जी हाँ। क्या ये एंगल भी 120 का है? जी हाँ। तो हर बार 120 घुमाने पर क्या मुझे एबव द प्लेन CH3 मिलेगा? हाँ मिलेगा। यस सर। कितनी बार मिलेगा? 3 बार मिलेगा। तो इसको मैं क्या कहूंगा? 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और एक देखिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये एंगल हमें गिवन होगा क्या? आपको अकल लगानी पड़ेगी, ये एंगल गिवन नहीं हो। सर आपको डायमेंशन की। सिमेट्री खोजनी पड़ेगी। आपको पहचानना पड़ेगा कि इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री है या नहीं। जैसे ओके देखो, सर। इसीलिए तो इतने सारे एग्जाम्पल करा रहा हूं, नहीं तो अब तक तो मैं करा के आगे निकल गया हो, क्योंकि आप खोज पाए। जरा बेटा इस लाइन से आप एक एक्सिस खींचो। खींच ली। और मैं थीटा की वैल्यू बता रहा हूं 180 डिग्री। तो ये n की वैल्यू आती है जब हम डिवाइड करते हैं तो 360 बाई थीटा। तो n की वैल्यू आ जाएगी 360 बाई 180, दैट इज इक्वल टू 2। और हमारे पास बनेगा 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कैसे? पहला जो यहां से दिखाई देगा, ध्यान देना, वो NH2 ऊपर और OH नीचे दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा तुम्हें? बोलो बच्चे। NH2 ऊपर और OH नीचे दिखाई देगा। अब इसको 180 डिग्री घुमा दो। 180 कैसे घुमाओगे? यहां पर पहुंच जाओगे 180 घुमा दो। अरे ये एंगल 180 का दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? बताओ अपने आप। यस सर। तो अगर 180 घुमाओगे तो 180 वाले पॉइंट पर भी जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसमें NH2 ऊपर है और OH नीचे। नीचे। तो क्या सेम सेम दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं। सर कितनी बार सेम दिखाई दे रहे हैं? 2 बार। तो 2 टाइम। बार सेम दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसका नाम हो गया 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में POS पाई जाएगी, COS पाई जाएगी या AOS पाई जाएगी, ध्यान रखना किसी भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री POS पाई जाएगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री COS पाई जाएगी या एक्सिस ऑफ सिमेट्री AOS पाई जाएगी, तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने के लिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मॉलिक्यूल डिससिमेट्रिक होना चाहिए। और डिससिमेट्रिक कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? जिसमें किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं पाई जाती। तो सीधी सीधी बात है, तुम आपका जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। आपके स्ट्रक्चर में सिमेट्री नहीं पाई जानी चाहिए। क्लियर हो गई क्या मेरी बात आपको बेटा? सर ये नोट में लिखा दो सर ये बात। है कल सर वाले। नोट में राइट। हाँ कल मैंने नोट लिखाया था बेटा, इस बात को दोबारा लिखाऊं?
कल मैंने इसको नोट के फॉर्म में लिखा था, मैं दोबारा लिखाई दे रहा हूं नोट। नोट है, a compound to be optically active it must be dissymmetrical या dissymmetric, that is इसका क्या मतलब हुआ, must not contain any of the element of symmetry इनमें किसी भी तरीके की कोई सिमेट्री नहीं पाई जानी चाहिए। कौन कौन सी होती हैं, पीओएस, सीओएस या एओएस, ये नहीं पाई जानी चाहिए, तभी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कहलाता। क्लियर, ये तो नोट नंबर 1। ओके सर। अच्छा, इसी में नोट नंबर 2 एक और लिखा देता हूं। इफ ए कंपाउंड contain only one chiral carbon atom, then it must be dissymmetric and will show ऑप्टिकल आइसोमर्स। अगर किसी कंपाउंड में एक ही किरल कार्बन तो 100% वो कंपाउंड डिसिमेट्रिक हो जाए। इसका मतलब अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा किरल कार्बन हो तो भैया देखना पड़ेगा कि वो डिसिमेट्रिक है या उसमें कोई सिमेट्री पाई जा रही है। अच्छा, नंबर 3 पॉइंट, it should be noted that the presence of chiral carbon is not the necessary condition for showing ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। किरल कार्बन का होना जरूरी नहीं, क्यों, many of such compounds are known which do not possess chiral carbon but are ऑप्टिकली एक्टिव। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें किरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है, फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो किरल कार्बन का प्रेजेंस जरूरी नहीं, लेकिन हाँ, अगर किसी कंपाउंड में एक ही किरल कार्बन होगा तो वो कंपाउंड श्योर ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो अगर आपसे पूछे कि किसी कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, तो आपका आंसर होगा कंपाउंड को डिसिमेट्रिक होने की आवश्यकता। क्या कंपाउंड में किरल कार्बन होना जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी
अगला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन लैक्टिक एसिड। देखिए ये लैक्टिक एसिड, इसका एक मिरर इमेज बनेगा, मतलब कंपाउंड तो अलग होगा, देखने में वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा। ये OH है, ये H है, ये COH है, ये CH। ये कंपाउंड क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। किसी एक को कह दो आप डी लैक्टिक एसिड, तो दूसरा अपने आप एल लैक्टिक एसिड हो जाए। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ये दोनों these are non superimposable mirror images of each other, thus are known as enantiomers। ये एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती हैं, इसीलिए इसको हम लोग एनेंशियोमर्स कहते। तो एनेंशियोमर किसको कहेंगे? एनेंशियोमर की हिंदी मालूम है आप लोगों को? प्रतिबिंब समाधि। एनेंशियोमर की हिंदी है प्रतिबिंब समाधि। तो एनेंशियोमर किसको कहेंगे? वे कंपाउंड जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगे, वो एनेंशियोमर। अच्छा, ये जो डीलैक्टिक एसिड है ये क्या काम करेगा? प्लेन पोलर लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करेगा। जो एल लैक्टिक एसिड है वो क्या काम करेगा? प्लेन पोलर लाइट को लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा। जरा इसको भी लिख लेते हैं। पहला है डीलैक्टिक एसिड। प्रॉपर्टी नंबर 1, it is optically active। फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का ये ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है। क्यों? एक ही किरल कार्बन है इसमें, इस मॉलिक्यूल में एक ही किरल कार्बन है, तो 100% ऑप्टिकली एक्टिव है। कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जा रही, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जा रही, कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जा रही, सिमेट्रिकल है नहीं, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। चलिए नंबर दूसरा पॉइंट क्या है? रोटेट्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट
टुवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। प्लेन पोलर लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा। अच्छा, अब बेटा दूसरा वाला मुझे अपने आप बताओ, एल लैक्टिक एसिड को क्या कहोगे? इनएक्टिव। नहीं, ये भी एक्टिव होगा, माइनस फॉर्म होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। जो नहीं घुमाएगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा बेटा। ये तो दोनों घुमाएंगे, घुमाने वाला तो हमेशा एक्टिव रहेगा एक्टिव रहेगा बस। और उससे It क्लॉकवाइज is- और एंटी क्लॉकवाइज का कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क तो यही पड़ेगा कि एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। इससे ये कोई मतलब थोड़ी है कि जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। अरे किस साइड घुमा रहा है तो उसका अपना वो है। तो इट इज ऑल्सो ओके सर। ऑप्टिकली एक्टिव। फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव तो ये भी है। दूसरी बात क्या है? रोटेट्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स, बताइए बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसमें एक तीसरा पार्ट होता है, रैस्मिक मिक्सचर। क्या चीज होती है रैस्मिक मिक्सचर? इक्विमोलर रेशो ऑफ डी एंड एल फॉर्म। डी फॉर्म और एल फॉर्म को बराबर बराबर क्वांटिटी में मिला लो। मिलाओ भैया, कह सकता हूं मैं दैट इज 50% डी फॉर्म प्लस 50% एल फॉर्म। अच्छा एक बात बताओ, एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, दोनों की ताकत बराबर है। आपने एक बीकर में दोनों को 50-50% मिला लिया। अगर आपने एक बीकर में दोनों को 50-50% मिला लिया है तो क्या अब वो किसी भी डायरेक्शन में घुमा पाएगा? नहीं। नो क्यों? सर, वो क्योंकि वो वाला दोनों इक्वल है। 50% राइट में घुमाने की कोशिश करेगा, ये 50% लेफ्ट में घुमाने की कोशिश करेगा, लाइट बिल्कुल सीधी चली जाएगी। तो इसका मतलब हो गया कि इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म। पहली बात तो ये समझ में आ जाती है। क्यों होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव? बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंपेंसेशन। रैस्मिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव का क्या मतलब हो गया कि थीटा बराबर 0 डिग्री, कहीं नहीं घुमाएगा ये लाइट। थीटा बराबर 0 डिग्री, ये लाइट को कहीं नहीं घुमाएगा। तो यहां पर क्या लग रहा है? एक्सटर्नल कंपेंसेशन। एक्सटर्नल कंपेंसेशन का क्या मतलब हुआ? किसी एक मॉलिक्यूल को रोकने के लिए उतनी ही क्वांटिटी में कोई दूसरा मॉलिक्यूल मिलाया गया। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल मिलाए गए, एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म। एल फॉर्म। एक मॉलिक्यूल को रोकने के लिए बाहर से दूसरा मॉलिक्यूल मिलाया गया है, तो उसको क्या कहेंगे? एक्सटर्नल कंपेंसेशन। तो आज हम लोगों ने एक आइसोमेरिज्म, एक एग्जाम्पल पढ़ा जिसका नाम था लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड के मैंने आपको ये 3 फॉर्म बताए, एक डी लैक्टिक एसिड, एक एल लैक्टिक एसिड और एक रैस्मिक मिक्सचर। कल की क्लास में बेटे हम लोग टार्टरिक एसिड और
फिशर प्रोजेक्शन के बारे में कुछ नई बातें पढ़ेंगे। ठीक है, ओके सर, तो थैंक यू सर। बेटा